तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर केल विपर किंगडम के लिए निकल गया था, लेकिन तभी वहां पर ब्लू अपने फादर के साथ आ जाती है जो एक वेल किंग थे, और केल ने उनसे डेढ़ माना का डिमांड किया था जो वेल किंग के जरिए केल को मिल भी गया था। और फिर केल फाइनली विपर किंगडम पहुंच गया था, जहां पर वह टुनका से मिलने के लिए जाता है, लेकिन चोईहान को देखकर टुनका फाइट करने के लिए काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और फिर केल के परमिशन से चोईहान टुनका के साथ फाइट करता है, लेकिन चंद पलों में चोईहान टुनका को डिफीट कर देता है। और फिर इसके बाद केल की मुलाकात एडवाइजर से हुई थी, जिसके बारे में केल को पहले से ही सब कुछ पता था। और फिर उसने हारोल से कहा था कि वह केल को मैजिक टावर बेच दे, जिससे इस पूरी दुनिया से उस पर्सन का नामो निशान पूरी तरीके से मिट जाएगा। और अब आगे केल की बात को सुनकर हारोल पूरी तरीके से घबरा जाता है और कहता है, आखिरकार यह बात आपको कैसे पता चली? केल कहता है, तुम्हारे माना से। यह सुनकर हारोल हैरान हो जाता है और फिर कहता है, तो इसका मतलब यंग मास्टर आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? केल कहता है, आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगा? और फिर अपने मन में कहता है, मैजिक टावर को चलाने में काफी सारे पैसे लगते हैं, और ऐसे ही हारोल को भी सभी आर्मी को कमांड करने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत है, जिससे वह सभी लोगों को कंट्रोल कर सके। लेकिन अभी के लिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब मैं मैजिक टावर को काफी आसानी से खरीद सकता हूँ। तभी हारोल कहता है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी एक मेज है। केल कहता है, हाँ बिल्कुल। हारोल पूछता है, लेकिन आखिरकार रोन किंगडम मैजिक टावर के साथ क्या करना चाहता है? केल उसे बताता है, असल में मैजिक टावर मेरा है और मैं मैजिक टावर को किसी के भी साथ नहीं बांटूंगा। इसका मतलब मैजिक टावर से रोन किंगडम का कुछ भी लेना देना नहीं है। केल की सभी बातों को सुनकर हारोल काफी ही ज्यादा सोचने लगता है। उसे इस तरह सोचता हुआ देखकर केल अपने मन में कहता है, आखिरकार वह किस बारे में सोच रहा है? सच में स्मार्ट लोग कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। तभी हारोल कहता है, लेकिन यंग मास्टर, क्या आपको विपर किंगडम से काफी सारे मेजों की जरूरत है? केल कहता है, क्या मुझे? और फिर ड्रैगन के बारे में बात करते हुए कहता है, मुझे किसी भी मेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेज से भी ज्यादा पावरफुल कोई मौजूद है। और फिर अपने मन में कहता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में नॉन मेज अलायंस के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं कि वह और भी ज्यादा फाइट कर सके, और उन्हें फंड की जरूरत है, और इसी वजह से केल उनसे मैजिक टावर को खरीदना चाहता है, जिससे नॉन मेज अलायंस के पास काफी सारा पैसा आ जाएगा, जिससे वह पूरे विपर किंगडम को काफी आसानी से जीत सकते हैं और पूरे मेजेस को खत्म कर सकते हैं। लेकिन असल में दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस सभी मेजेस को सपोर्ट कर रहा है। केल कहता है, एडवाइजर हारोल, कि हमें अपनी बात को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। तभी दरवाजे के बाहर से चोईहान कहता है, सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। उस बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, क्या सभी लोग हम बिलोस और हांस को देखते हैं जो उस कमरे के अंदर आते हैं? और फिर केल हारोल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, इस डील के और भी ज्यादा डिटेल के बारे में मेरे लोग आपको बता देंगे, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बीच काफी अच्छी डील हो। हारोल भी कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर वहाँ पर बिलोस और हांस आ जाते हैं। तभी बिलोस केल से पूछता है, यंग मास्टर, क्या मैं पैसों का लेन देन अपने नाम से करूं? उस बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, असल में मैं मैजिक टावर को खरीदने के लिए सभी पैसे को बिलोस को दे दूंगा, और फिर बिलोस उन सभी पैसों का यूज करते हुए मैजिक टावर को हारोल से खरीद लेगा। लेकिन मेरा इसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि मैजिक टावर को खरीदने के लिए सारे पैसे रॉयल फैमिली दे रहा है, और इसके बारे में अभी के लिए नॉन मेज अलायंस को नहीं पता चलेगा। तभी बिलोस कहता है, तो ठीक है, मैं मैजिक टावर को खरीदने के लिए तैयारी को शुरू करता हूँ। और फिर केल से पूछता है, यंग मास्टर केल, आप इस मैजिक टावर को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करने वाले हैं? केल अपने एक उंगली को ऊपर करता है, जिसे देखकर बिलोस कहता है, क्या 1 बिलियन? केल कहता है, नहीं। इस बात को सुनकर बिलोस काफी हैरान हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब आप इस मैजिक टावर को खरीदने के लिए 10 बिलियन खर्च करने वाले हैं? केल कहता है, हाँ बिल्कुल। बिलोस और
और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, लेकिन यह पूरा मैजिक टावर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और ऊपर से यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट मैजिक आइटम भी नहीं है जिसे बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। तो क्या मैजिक टावर को खरीदने के लिए 10 बिलियन खर्च करना ज्यादा नहीं है? केल कहता है, असल में हमारा बजट सिर्फ 10 मिलियन है, इसलिए हमें 10 बिलियन के अंदर इस मैजिक टावर को खरीदना है और उसी पैसे का यूज करते हुए सभी चीजों को करना है और तुम बचे हुए पैसे का यूज करते हुए इस टावर के आसपास की जमीन को भी खरीद सकते हो। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऐसा चीज है जो मैजिक टावर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह सुनकर विलोस कहता है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का क्या रीजन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम सस्ते में इस मैजिक टावर को खरीद लें। केल कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तभी विलोस कहता है, लेकिन इतने बड़े अमाउंट को सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। केल कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी एक्साइटेड हो। तभी उस कमरे के अंदर चोई हान और बिकॉक्स आते हैं। बिकॉक्स केल से पूछता है, यंग मास्टर केल, क्या आप इस मैजिक टावर को खरीदने के बाद इसे साफ करवाने के बारे में सोच रहे हैं? केल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इस पूरे मैजिक टावर को पूरी तरीके से साफ करवाऊंगा। जिस बात को सुनकर बिकॉक्स थम्स अप करते हुए कहता है, बहुत खूब। तभी केल मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, तो अब मुझे यहाँ पर ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है, मुझे अब वापस जाना चाहिए और अब मैं यहाँ पर रात को अकेले में आऊंगा। अगले सीन में हम टुनका को देखते हैं जो कहता है, तुमने क्या कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है? केल कहता है, हाँ, इसलिए मैं आज के पार्टी के अंदर शामिल नहीं हो सकता। और फिर चोई हान को वहाँ से ले जाते हुए कहता है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं काफी कमजोर हूँ और मुझे आराम करना है। तभी वाइस कैप्टन चोई हान को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, चोई हान, हमें साथ में बैठकर पीना चाहिए। और केल अपने टेंट की तरफ जाते हुए कहता है, तो ठीक है, अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल बिकॉक्स से कहता है, मैं अब आराम करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम बाहर खड़े होकर नजर रखना। बिकॉक्स कहता है, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर केल अपने टेंट के अंदर आ जाता है जहाँ पर पहले से ही रेड और ग्रे होते हैं। केल उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों ने उसे ढूंढ लिया? तभी रेड बताता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस चीज की लोकेशन पता चल गई है। यह सुनकर केल तैयार होने लगता है और फिर कहता है, तो इसका मतलब अब हमें चलना चाहिए। और फिर उन तीनों से कहता है, अब तुम तीनों को मेरा ध्यान रखना होगा क्योंकि मैं काफी ही ज्यादा कमजोर हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग जश्न मना रहे थे और उन सभी के पीठ पीछे केल ड्रैगन और उन दोनों के साथ गुप्त रूप से मैजिक टावर के अंदर घुस जाता है और फिर सिल्वर और रेड के साथ नीचे के फ्लोर की तरफ जाने लगता है। और फिर उन दोनों से पूछता है, आखिरकार वह जगह कहाँ पर है? ग्रे उसे बताती है, सबसे नीचे वाले फ्लोर पर। यह सुनकर केल परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मैंने गलती कर दी, मैं गलती से एकदम ऊपर वाले फ्लोर पर आ गया। अगले सीन में हम मैजिक टावर के आसपास काफी सारा माना देखते हैं क्योंकि केल अपने एंशिएंट पावर का यूज करते हुए उन सभी के साथ काफी तेजी से नीचे वाले फ्लोर पर आ जाता है। केल के ऐसे स्पीड को देखकर वह सभी काफी हैरान होते हैं और ड्रैगन कहता है, इंसान, तुम अभी अभी मेरे पंजे से भी ज्यादा तेज थे। केल पूछता है, आखिरकार वह जगह कहाँ पर है? वे दोनों आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि वह जगह आसपास है। उनकी बात को सुनकर केल अपने बैग के अंदर से एक मेटल के रॉड को निकालते हुए अपने मन में कहता है, मुझे मालूम था कि उस रूम को ढूंढना काफी मुश्किल है, लेकिन अच्छा है कि मेरे पास इसके बारे में पहले से ही काफी सारे इंफॉर्मेशन है। एक ऐसा पर्सन जो इस मैजिक टावर के अंदर छुपकर रहता है क्योंकि उसकी बॉडी काफी छोटी है और उस रास्ते के बारे में सिर्फ मैजिक टावर के मास्टर और उसकी फैमिली को पता है, लेकिन वह अंत में जाकर यहीं पर फंसा रह गया क्योंकि उसे डर था कि अगर वह बाहर जाता है तो उसे गार्ड पकड़ लेंगे। और फिर उस मेटल के रॉड के साथ चेक करने लगता है कि कहीं इस दीवार के पीछे कोई रास्ता ना हो। तभी वह काफी तेजी से एक दीवार के ऊपर अटैक करता है और उसे फील होता है कि इस दीवार के पीछे कुछ है और कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया। और फिर अपने पास से एक मैजिक क्रिस्टल को निकालता है। हम देखते हैं जहाँ पर उस दीवार के अंदर उसी मैजिक क्रिस्टल के साइज का एक स्ट्रक्चर बना
बना हुआ होता है और फिर केल उस मैजिक क्रिस्टल को उस स्ट्रक्चर के अंदर फिट कर देता है। उसके फिट करते ही वह दीवार पूरी तरीके से टूट जाता है। हम उस दीवार के पीछे एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो काफी डरा हुआ होता है और रो रहा था और उस बच्चे का नाम म्यूलर होता है। उस बच्चे को इतना रोता हुआ देखकर केल मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, मुझे जितना हो सके उस बच्चे से उतनी अच्छी तरीके से बात करना होगा और उस बच्चे को हाय करता है। लेकिन वह बच्चा और भी ज्यादा रोने लगता है। उस बच्चे को देखकर ग्रे कहती है, मुझे उस बच्चे को लेकर काफी बुरा लग रहा है। जिस बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, क्या बुरा? ये और इसकी फैमिली इस मैजिक टावर के अंदर काफी मौज से रहती थी क्योंकि यही लोग इस मैजिक टावर के आर्किटेक्ट हैं, यानी कि इन्होंने ही इस मैजिक टावर को बनाया है और इस बच्चे को इस मैजिक टावर के बारे में सब कुछ पता है। उसे डर था कि कहीं वह मारा न जाए, इसलिए वह यहीं पर छुपा रहा। तभी केल कहता है हे और फिर उस बच्चे के सामने काफी सारे ब्रेड को फेंक देता है और कहता है, जल्दी से इन सभी को खाकर बाहर आओ। यह सुनकर तुरंत ही वह बच्चा उन सभी ब्रेड को खाने लगता है। उस बच्चे को देखकर केल अपने मन में कहता है, वह बच्चा देखने से थोड़ा बेवकूफ दिखता है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इनके बारे में नोवेल के अंदर रीड किया था कि ड्वार्फ टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे आगे होते हैं और यह बच्चा रैट रेस और ड्वार्फ रेस का कंबाइन वर्जन है। तो इसका मतलब यह सबसे अच्छा आर्किटेक्ट और इंजीनियर है। लेकिन यह देखने से इतना बेवकूफ क्यों दिखता है? अच्छा होगा कि मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊं क्योंकि मैं बाद में चलकर इसका यूज कर सकता हूं। और फिर उस बच्चे से कहता है, अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें मेरे बात को मानना होगा। क्या तुम्हें पता है कि मैजिक टावर के मास्टर का ट्रेजर रूम कहाँ पर है? इस बात को सुनकर उस बच्चे के हाथ से वह ब्रेड छूटकर नीचे गिर जाता है। केल उससे कहता है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? और फिर एक गुंडे की तरह उसे डराते हुए कहता है, जो भी हो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा और तुम्हें यह भी पता होगा कि मैजिक टावर की मास्टर का असली रूम कहाँ पर है और तुम्हें चौथे बेसमेंट फ्लोर के बारे में भी पता होगा। इन सभी बातों को सुनकर वह बच्चा काफी हैरान हो जाता है। तभी केल अपने मन में कहता है, सभी लोगों को पता है कि मैजिक टावर के अंदर 20 फ्लोर और 3 बेसमेंट फ्लोर है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस मैजिक टावर के अंदर 3 बेसमेंट फ्लोर से भी ज्यादा फ्लोर है क्योंकि यह पूरा मैजिक टावर कोई सिंपल बिल्डिंग नहीं है। और फिर उस बच्चे से कहता है, अगर तुम जीना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उस बात को सुनकर वह बच्चा झुकते हुए कहता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। केल उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे चौथे बेसमेंट फ्लोर की तरफ लेकर चलो। यह सुनकर वह बच्चा कहता है, लेकिन उसके लिए हमें एक मैजिक क्रिस्टल की जरूरत है। केल उसकी तरफ उसी मैजिक क्रिस्टल को आगे करता है और फिर आगे कहता है, तुम्हारे इस ब्रेड के खाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे सभी एक गुफा के एंट्रेंस पर आ गए थे और वहाँ का माहौल काफी इंटेंस था। तभी केल कहता है, सबसे पहले तुम आगे जाओ। जिस बात को सुनकर वह बच्चा आगे जाने लगता है क्योंकि केल चेक करना चाहता था कि कहीं पर उस दरवाजे के सामने कोई ट्रैप ना हो। तभी वह बच्चा घबराते हुए कहता है, इस दरवाजे के पास एक मैजिक अलार्म डिवाइस लगा हुआ है। तभी ड्रैगन अपने पावर का यूज करते हुए बिना टच किए उस दरवाजे को खोल देता है, लेकिन इसका पता उस बच्चे को नहीं चलता और वह काफी हैरान हो जाता है। तभी केल उस रूम के अंदर आ जाता है और कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया, मैजिक टावर का सबसे पहला ट्रेजर जो इतनी समय से मैजिक टावर के अंदर छुपा हुआ था। एक ऐसा डिवाइस जो माना को स्टोर कर सकता है और यह एंशिएंट पावर का फंडामेंटल है। वे सभी लोग जो मेज नहीं हैं, उन सभी को एंशिएंट पावर चाहिए और अगर उन सभी ने इस डिवाइस को देखा होता तो वे सभी काफी खुश होते। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि यह डिवाइस मेरे पास आ चुकी है और अब मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा। उस डिवाइस को देखकर ड्रैगन एक्साइटेड होते हुए कहता है, यह डिवाइस तो काफी कूल दिख रहा है। केल कहता है, क्या तुम इसे यूज करना चाहते हो? यह सुनकर ड्रैगन हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में इंसान मैं इसे यूज कर सकता हूँ? केल कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर आगे कहता है, अब हमें इन सभी चीजों को अपने साथ लेकर जाना होगा। लेकिन ड्रैगन काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उस रूम के अंदर काफी सारे मैजिक आइटम थे। ड्रैगन को इतना खुश देखकर केल अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि बाद में चलकर मुझे इसके लिए एक रिसर्च रूम को बनवाना होगा और फिर म्यूलर
म्यूलर से कहता है म्यूलर। जिस बात को सुनकर म्यूलर काफी हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। लेकिन केल उसके बात को इग्नोर करते हुए कहता है अब मुझे मैजिक टावर मास्टर के असली रूम तक लेकर चलो। और फिर ड्रैगन से कहता है रोन यहाँ पर एक सिक्योरिटी सिस्टम को लगा दो जिससे यहाँ पर कोई भी ना आ सके और यहाँ पर कुछ ट्रैप को बिछा देना। ड्रैगन भी कहता है हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो वह मेरे हाथों तुरंत ही मारा जाएगा। तभी केल अपने मन में कहता है नॉन मेज अलायंस को मैजिक टावर से काफी सारे आइटम मिले हैं, लेकिन उन सभी आइटम का यूज करते हुए वे सभी अपने पावर को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वे सभी कोई मेज नहीं है। और फिर म्यूलर से कहता है तो अब हमें चलना चाहिए। और फिर म्यूलर को अपने हाथों में उठा लेता है। म्यूलर घबराते हुए कहता है मैं चल सकता हूँ, लेकिन तभी अचानक से केल अपने एंशिएंट पावर का यूज करता है और काफी तेजी से ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाता है और कहता है 20 फ्लोर पर मैजिक टावर मास्टर का रूम है। और फिर म्यूलर से कहता है मुझे पूरा यकीन है कि इस मैजिक टावर के अंदर 20वें फ्लोर के अलावा भी एक और फ्लोर है जिसे 21 फ्लोर कहते हैं, जो असल में मैजिक टावर मास्टर का असली रूम है। और फिर अपने मन में कहता है वह एक ऐसा रूम है जिसे अब तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया है, यहाँ तक कि अभी तक उस रूम को नॉन मेज अलायंस ने भी नहीं ढूंढा है। तभी म्यूलर कहता है हम उस रूम को ग्राउंड जीरो कहते हैं। यह सुनकर केल कहता है तो क्या तुम तैयार हो। यह सुनकर म्यूलर उस रूम के सेंटर की तरफ जाने लगता है और फिर अपने हाथ को उस फ्लोर पर रखता है, जिसकी वजह से आसपास किसी तरह का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। और फिर उस फ्लोर के अंदर से एक मैजिक आइटम बाहर आता है। उस मैजिक आइटम को देखकर केल कहता है मुझे नहीं लगा था कि यह चीज यहाँ पर होगी। तभी म्यूलर उस मैजिक आइटम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एक काफी तेज आवाज आती है और उस आवाज की तरफ चोई हान का भी ध्यान चला जाता है और वह वाइस कैप्टन से पूछता है कि अभी अभी तुमने कोई आवाज सुनी। लेकिन वाइस कैप्टन पूरी तरीके से नशे में होता है और कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और चोई हान भी उस आवाज को इग्नोर कर देता है। हम मैजिक टावर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर केल गुस्से में पूछता है म्यूलर आखिरकार यह क्या था, जिसकी वजह से म्यूलर घबरा जाता है और कहता है मैजिक आइटम एक्टिवेट हो गया, अब हम जा सकते हैं। केल कहता है क्या एक्टिवेट हो गया। तभी म्यूलर उसे बताता है अगर तुम इस खिड़की से नीचे की तरफ कूदते हो तो तुम ग्राउंड जीरो यानी कि उस सीक्रेट रूम तक पहुंच जाओगे। यह सुनकर केल काफी गुस्सा हो जाता है और फिर म्यूलर को डराते हुए कहता है म्यूलर क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे साथ क्या होगा। म्यूलर कहता है आखिरकार मैं झूठ क्यों बोलूंगा। तभी केल म्यूलर को उठा लेता है, जिसकी वजह से म्यूलर घबरा जाता है। लेकिन केल काफी बेरहम होता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे म्यूलर को खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन असल में किसी तरह के मैजिक पोर्टल की हेल्प से वह वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और यह देखकर सिल्वर और रेड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी केल भी खिड़की से जंप कर देता है और फिर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अगले सीन में हम एक अलग ही रूम को देखते हैं जहां पर सिर्फ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी और उस जगह को देखकर रेड और सिल्वर काफी हैरान होते हैं। लेकिन उस जगह को देखकर केल काफी खुश होता है और किसी डीमन की तरह हंसने लगता है क्योंकि उसके आसपास काफी सारा पैसा था जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था और सभी चीजें काफी ही ज्यादा चमक रही थी। केल काफी ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है अब तो पैसे ही पैसे होंगे, अब हम अमीर हो गए। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल काफी शांति से अपने टेंट के अंदर आ गया था और म्यूलर से कहता है अब मैं तुम्हें रहने के लिए काफी सेफ जगह दूंगा जहाँ पर तुम कभी भी नहीं मरोगे और आजादी से जी सकोगे, इसलिए क्या तुम मुझे फॉलो करोगे। म्यूलर कहता है क्या सच में। यह सुनकर केल उसे बताता है हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें सबसे पहले इस विपर किंगडम से बाहर लेकर जाऊंगा। और फिर म्यूलर को एक आइटम देते हुए कहता है और इन सभी के साथ ही साथ मैं तुम्हें यह ट्रेजर भी दूंगा। और फिर म्यूलर से पूछता है तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। म्यूलर हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आपको फॉलो करूंगा और आपकी सभी बातों को मानूंगा। तभी केल म्यूलर से कहता है तो ठीक है, इसलिए सबसे पहले एक शिप और कैसल का ब्लूप्रिंट बनाओ। म्यूलर हैरान होते हुए कहता है क्या। केल उसे बताता है तुम्हें उसे ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है
और उसका साइज मैजिक टावर जितना हो। म्यूलर पूछता है आखिरकार मैं उसे किस तरह डिजाइन करूं। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है क्या मैं उस शिप को टर्टल की तरह डिजाइन करवाऊं या फिर उस शिप के अंदर काफी सारे वेपन को ऐड करवा दूं जिससे मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा शांति से जी सकूं। और फिर म्यूलर से कहता है तुम्हें जिस तरह अच्छा लगे तुम उसे डिजाइन कर सकते हो। और फिर सिल्वर और रेड से कहता है तुम दोनों इसके ऊपर नजर रखना। यह सुनकर वे दोनों भी कहते हैं हाँ बिल्कुल। म्यूलर भी घबराते हुए कहता है मैं अपना बेस्ट करूंगा। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बिलोस कहता है यंग मास्टर क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा। केल कहता है हाँ बिल्कुल और मैंने जितना सोचा था सभी चीजें उससे भी ज्यादा तेजी से हो रही हैं। और फिर अपने मन में कहता है बस एक ही दिन में हारोल और बिलोस ने मैजिक टावर के बारे में सभी कंडीशन को तय कर लिया। तभी बिलोस कहता है अगर हमने और भी ज्यादा देरी की तो किसी को भी फायदा नहीं होगा। केल भी कहता है हाँ बिल्कुल हमें जल्दी करनी होगी। और फिर अपने मन में कहता है उन सभी जमीन और मैजिक टावर को खरीदने का अमाउंट 10 बिलियन गैलन से भी ज्यादा है। और फिर कहता है सबसे पहले कंडीशन के हिसाब से हम लोग एक साल के अंदर उस टावर को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर अपने मन में कहता है मैजिक टावर को तबाह करने का कंडीशन काफी इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर एक और कंडीशन ऐड किया गया है कि हम मैजिक टावर को दूसरे देश में नहीं ले जा सकते या फिर मैजिक टावर के अंदर मेजेस को इकट्ठा नहीं कर सकते। तभी हारोल कहता है यंग मास्टर अब आपको बस इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप अपना अंगूठा लगाना है। हारोल को देखकर केल अपने मन में कहता है इसे देखकर साफ पता चल रहा है कि यह मैजिक टावर को नहीं बेचना चाहता। और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अंगूठा लगाते हुए अपने मन में कहता है लेकिन उनके लिए यही अच्छा है कि वह मैजिक टावर को बेच दें क्योंकि उनके पास अभी के लिए ज्यादा फंड नहीं है जिससे वह लोग विपर किंगडम को जीत सके। तभी टुनका एक्साइटेड होते हुए कहता है आखिरकार यह खत्म हो गया और इसके बाद मेरा तुम्हारे सबॉर्डिनेट यानी कि वाइस कैप्टन के साथ एक मैच है। टुनका की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाइस कैप्टन ने इस बेवकूफ के साथ दोस्ती कर ली। सच में वाइस कैप्टन का सोशल स्किल काफी अच्छा है। तभी टुनका केल से हाथ मिलाते हुए कहता है अगर तुम्हें मैजिक टावर को तबाह करने के लिए मैन पावर की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी उसे तबाह करने में कभी भी मदद कर सकता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर के अंदर भी हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। जिस बात को सुनकर केल भी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं नोवेल के हिसाब से देखूं तो अब तक वॉल्यूम 5 खत्म हो चुका है और मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होगा लेकिन जो भी हो मुझे बस अपने फायदे के ऊपर ध्यान देना है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर बिलोस के सामने काफी सारा पैसा रखा होता है और बिलोस को इतना हैरान देखकर केल पूछता है आखिरकार तुम इतने हैरान क्यों हो। और इस गोल्ड सील को देखने के बाद मुझे पता चल गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है। और फिर बिलोस को काफी सारे आइटम देते हुए कहता है इसे खोलो। बिलोस पूछता है आखिरकार यह क्या है। यह सुनकर केल उसे बताता है ये सभी मैजिकल आइटम है जिसे विपर किंगडम के सभी मेजिस ने बनाया था लेकिन इन सभी का यूज नोवेल और रॉयल फैमिली ही कर सकती है। तुम्हें बाद में चलकर इसी तरह के और भी ज्यादा बैग मिल सकते हैं। बिलोस पूछता है आखिरकार कितना। केल उसे बताता है 30%। जिस बात को सुनकर बिलोस अपने मन में कहता है ये सभी मैजिक आइटम अब और भी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब इन सभी को बेचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर इन्हें बेचा भी नहीं जा सकता फिर भी ये सभी मैजिक आइटम काफी ही ज्यादा प्रीसियस है। मुझे लगा था कि यंग मास्टर केल मुझे सिर्फ 20% देंगे। तभी केल कहता है मर्चेंट जल्दी तुम मर्चेंट बन जाओगे और तुम अपने उस सपने को पूरा कर सकते हो जो तुम चाहते थे और जल्द ही नॉर्थ में युद्ध होने वाला है। बिलोस हैरान होते हुए कहता है क्या एक और युद्ध और आखिरकार आप मुझे इतनी प्रीसियस इंफॉर्मेशन को क्यों दे रहे हैं। और फिर काफी ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है अगर आप मुझे और भी ज्यादा पैसे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। केल कहता है अगर तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा पैसों की जरूरत होगी तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मैंने इसके बारे में तुम्हारे अंकल से बात कर ली है। यह सुनकर बिलोस कहता है मैं समझ गया बाद में चलकर मैं आपसे मैजिक कम्युनिकेशन डिवाइस से कांटेक्ट करूंगा। तभी केल अपने मन में कहता है एक ऐसा पर्सन है जो सभी से छुपकर नॉर्थ रीजन पर राज करता है जो कोई
और नहीं बल्कि ओडियस है और जल्द ही वह समय आ जाएगा जब ब्लैक ड्रैगन अपना रिवेंज लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल के टेंट के अंदर लॉक, वाइस कैप्टन और मिस होते हैं। केल उन तीनों से कहता है माउंट एलिया या वही जगह है जहाँ पर तुम सभी को जाकर उसी सामान को लेकर आना है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। क्या तुम लोग कर सकते हो? लेकिन वाइस कैप्टन हिचकिचाते हुए कहता है यंग मास्टर, मैंने सुना है कि वह माउंटेन पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है और ऊपर से वह माउंटेन काफी ऊंचा है। आखिरकार हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह सुनकर केल काफी सीरियस होकर वाइस कैप्टन से पूछता है तो क्या तुम इसे कर सकते हो या फिर नहीं? यह सुनकर वाइस कैप्टन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता और वह कहता है मैं कर सकता हूँ। तभी केल मिस से कहता है मिस, तुम्हें उन लोगों के साथ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर रहकर उन लोगों का इंतजार कर सकती हो। यह सुनकर मिस काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी केल वाइस कैप्टन से कहता है तुम इन लोगों के गाइड रहोगे और इनका ध्यान रखोगे। वाइस कैप्टन भी एक्साइटेड होते हुए कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और फिर अपनी काफी ही ज्यादा बड़ाई करते हुए कहता है मैं एक काफी ही ज्यादा महान वाइस कैप्टन हूँ, इसलिए मैं सभी चीजों को संभाल सकता हूँ। जिस बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है आखिरकार इस तरह का एक पर्सन कैसे वाइस कैप्टन बन सकता है। तभी वाइस कैप्टन पूछता है यंग मास्टर केल, इन सभी चीजों के बाद हमें कहाँ पर आना है? यह सुनकर केल मैप में एक जगह पर पॉइंट करते हुए कहता है इन सभी चीजों के बाद तुम सभी को यहाँ पर आना है। यह सुनकर वाइस कैप्टन काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है यंग मास्टर, यह तो गलत लोकेशन है क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए आखिरकार हम वहाँ पर कैसे आ सकते हैं? अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर काफी तेज बारिश हो रही थी और केल उन सभी के साथ वहां पर आया था और उसके सामने काफी सारे टॉम्ब थे। उन सभी को देखकर केल उन सभी को बताता है इन सभी टॉम्ब को उन लोगों की फैमिली ने बनाया है जो सभी इस फॉरेस्ट के अंदर गए थे और कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। और फिर अपने मन में कहता है इस फॉरेस्ट का नाम रेन फॉरेस्ट है क्योंकि इस फॉरेस्ट के अंदर पूरे साल बारिश होती रहती है, लेकिन यह फॉरेस्ट भी डार्क फॉरेस्ट की तरह एक काफी मिस्टीरियस फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट को कॉन्टिनेंट का सबसे खतरनाक फॉरेस्ट माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जब कोई इस फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है तो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। सभी लोग इस फॉरेस्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे उन लोगों का जो सभी इस फॉरेस्ट के अंदर गए थे, लेकिन वे सभी कभी भी फॉरेस्ट के बाहर नहीं आए और उन सभी की याद में उनके फैमिली ने इन सभी टॉम्ब स्टोन को बनाया है। तभी चोइहान केल से पूछता है लेकिन आखिरकार हम सभी यहाँ पर क्यों आए हैं? केल कहता है उम्मीद के लिए हम सभी यहाँ पर इस जंगल की उम्मीद बनकर आए हैं। और फिर अपने अम्ब्रेला को एक बूढ़े इंसान को दे देता है जो कुछ बड़बड़ा रहा था और कहता है प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी केल उस बूढ़े इंसान से कहता है सर, यहाँ पर काफी बारिश हो रही है इसलिए आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और फिर हांस से कहता है जल्दी से मुझे अपना अम्ब्रेला दो। हांस कहता है आखिरकार क्यों और मेरा क्या होगा? केल कहता है जाकर बिकॉक्स के अम्ब्रेला का यूज करो और तुम दोनों एक ही अम्ब्रेला को शेयर करो। यह सुनकर वे दोनों एक दूसरे को काफी अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तभी केल की तरफ कोई अपने अम्ब्रेला को आगे करता है जो कोई और नहीं बल्कि रोजलिन होती है और कहती है यंग मास्टर, चलिए साथ में अम्ब्रेला को शेयर करते हैं। केल उसका शुक्रिया करता है और फिर हांस से कहता है हांस, जाकर कोई रुकने के लिए इनको ढूंढो, अच्छा होगा कि हम सबसे पहले जाकर अपने आप को सुखा लें। अगले सीन में हम एक इनका सीन देखते हैं जहां पर चोइहान केल से पूछता है आखिरकार सभी लोग रेन फॉरेस्ट के अंदर क्यों जाते हैं? केल कहता है उम्मीद ढूंढने के लिए। यह सुनकर चोइहान हैरान हो जाता है। केल उसे एक स्टोरी बताता है कि लेजेंड के हिसाब से कि रेन फॉरेस्ट के अंदर एक लेजेंडरी ड्रैगन रहता है और लोगों का कहना है कि वह इंसान की किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो वह तुम्हें अमीर बना सकता है या फिर वह तुम्हारे किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकता है या फिर वह तुम्हें जिंदगी भर के लिए खुश कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे किस तरह के विश को मांगते हो, वह तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरा करेगा। यह सुनकर ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मुझे मालूम है कि ड्रैगन काफी ताकतवर और महान होते हैं, लेकिन हम कोई गॉड नहीं
नहीं है जो किसी की भी इच्छा पूरी कर दे। आखिरकार तुमने इन सभी बकवास बातों को कहाँ से सुना? तभी केल कहता है, मुझे पता है कि यह सभी बातें झूठ हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर यकीन करते हैं और यही चीज उनकी आखिरी उम्मीद है। तभी चोइहान कहता है कि हम उस पूरे फॉरेस्ट को खत्म नहीं कर सकते। यह सुनकर केल हैरान हो जाता है। तभी चोइहान आगे कहता है, अगर हम उस फॉरेस्ट के अंदर आग लगा दें तो वह पूरा फॉरेस्ट पूरी तरीके से जलकर तबाह हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि उस फॉरेस्ट के अंदर ड्रैगन रहता है कि नहीं। यह सुनकर केल कहता है, हमें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वह रीजन जिसकी वजह से सभी लोग जाने के बाद उस फॉरेस्ट के अंदर गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी दरवाजे को खोलकर वह सभी आते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर हम वापिस आ गए। जहाँ पर बिकॉक्स, वाइस कैप्टन और मिस भी आए होते हैं और वह दोनों एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, यंग मास्टर आपके प्यारे सबॉर्डिनेट वापस आ गए। तभी लॉक कहता है, यंग मास्टर मैंने आपके काम को पूरा कर दिया। यह सुनकर केल कहता है, तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया और तुम सभी अब जाकर आराम कर सकते हो। और फिर लॉक से कहता है, लॉक उस चीज के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था? यह सुनकर लॉक उसे एक पाउच देता है और उस पाउच को लेते हुए केल अपने मन में कहता है, मुझे मालूम है कि लॉक को पता है कि इस पाउच के अंदर क्या है, यानी कि एक एंशिएंट पावर, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर उस पॉकेट को रखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी चीजें तैयार हो चुकी हैं, तो अब मुझे फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा। यह सुनते ही सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी रोजलिन परेशान होते हुए केल से पूछती है कि आप सीरियस हैं? और फिर ड्रैगन चिल्लाते हुए कहता है, इंसान मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाते हो तो मैं पूरे फॉरेस्ट को सिर्फ 5 मिनट के अंदर तबाह कर दूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी वाइस कैप्टन भी कहता है, यंग मास्टर क्या आपको पूरा यकीन है? क्योंकि उस फॉरेस्ट के अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। अगर आप अंदर जाते हैं तो आप खो सकते हैं। तभी केल कहता है, मुझे यह सभी बातें पहले से ही मालूम है। क्या तुम लोगों को पता है कि किस वजह से वह फॉरेस्ट इतना खतरनाक है? वहाँ की मिस्ट, क्योंकि उस मिस्ट के अंदर जाने के बाद कोई भी पर्सन किसी भी मानव को सेंस नहीं कर पाता और वह मिस्ट लोगों को कंफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी उसके अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ पाता। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसके अंदर से बाहर आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम लोग हो। अगले सीन में हम रेन फॉरेस्ट के अंदर एक गुफा का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस गुफा के अंदर काफी सारे लोग होते हैं और वहाँ पर फंसे होते हैं, क्योंकि उस मिस्ट की वजह से वहाँ से वे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी वह लड़की अपने मन में कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी यहीं पर मारे जाएंगे। मैं बस यहाँ पर इस बेकार से फायर के लिए आई थी, और अगर यह फायर काम नहीं करता तो मैं इस पूरे फॉरेस्ट को जला दूंगी और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनाऊंगी। लेकिन मैं इस फॉरेस्ट को डैमेज नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे अपने सभी सबॉर्डिनेट को बचाना होगा। तभी उसे कुछ सेंस होता है, जिसकी वजह से वह अलर्ट हो जाती है और कहती है, क्या एक मॉन्स्टर। हम गुफा के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वे सभी काफी हैरान होते हैं और फिर हम किसी के पैरों को देखते हैं, जिसे देखकर वह लड़की तुरंत ही अपने वेपन को उसके ऊपर तान देती है और कहती है, रुको। तभी वह पर्सन कहता है, हेलो, मैं बस यहाँ पर इस फायर को देख कर आया था, मैं आपको किसी भी तरह का चोट नहीं पहुँचाऊंगा। हम उस पर्सन को देखते हैं जो असल में केल होता है और फिर कहता है, क्या मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। और उनसे अपनी बात मनवाने के लिए ग्रे ने भी काफी मासूम सा चेहरा बना रखा था। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर उन्होंने केल को वहाँ पर रुकने के लिए परमिशन दे दिया था और फिर केल को पोंछने के लिए कपड़ा भी देते हैं, जिसकी वजह से केल उन्हें शुक्रिया कहता है। तभी वह लड़की कहती है, सबसे पहले तुम अपने आप को फायर की हेल्प से सुखा लो। और फिर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा फैल जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस लड़की का नाम रिताना है। और फिर वह केल को घूरते हुए अपने मन में कहती है, जहाँ पर केल काफी कूल अंदाज में ग्रे और खुद को पोंछ रहा था, यह पर्सन देखने से कोई आम इंसान नहीं दिखता। मैं चेक नहीं कर पाई कि यह पर्सन कितना ताकतवर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह पर्सन कोई आम इंसान नहीं है और देखने से यह कोई मार्शल आर्टिस्ट या फिर मेज नहीं लगता। तभी केल ग्रे के साथ बात करते हुए कहता है, आज काफी तेज बारिश हो रही है, इसलिए हम फॉरेस्ट के अंदर कल जाएंगे,
जिस बात को सुनकर रिताना हैरान होते हुए अपने मन में कहती है क्या यह लोग फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे, और अपने मन में कहती है इस पर्सन को देखकर ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पता है कि इसे फॉरेस्ट के अंदर कहां पर जाना है। और ऊपर से लेजेंड के हिसाब से इस जंगल के अंदर एक ड्रैगन रहता है जो किसी के भी इच्छा को पूरा कर सकता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वह ड्रैगन कैसा दिखता है। मुझसे यह मत कहना कि यह पर्सन ही वही ड्रैगन है जो सभी की इच्छा को पूरा करता है, और उसे एक काफी बड़ी गलतफहमी हो जाती है। तभी केल कहता है आप मुझे केल बुला सकती हैं। तभी वह उस लड़की के डाउट को क्लियर करते हुए कहता है मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ, क्योंकि केल को पता था कि उन सभी के मन में यही डाउट होगा। यह सुनकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। तभी केल अपने मन में कहता है अगर मुझे एक काफी अच्छी लाइफ जीनी है और पैसे कमाने हैं तो यह मेरा सबसे आखिरी काम है। इन सभी को यहाँ से बचाकर इस जंगल से बाहर निकालना है। तभी केल आगे कहता है मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस जंगल के अंदर से बाहर कैसे निकलते हैं। वह हैरान होते हुए कहती है क्या सच में? तभी केल ग्रे की तरफ इशारा करते हुए कहता है यह कैट ट्राइब से है और यह मिस्ट को कंट्रोल कर सकती है, और इसी स्किल की वजह से हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। मुझे लगता है कि यह स्किल काफी अच्छा है। और आगे कहता है मैंने अपने टेरिटरी को छोड़ दिया क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता था, और फिर इसके बाद हम इस फॉरेस्ट के अंदर आ गए क्योंकि हम उन सभी लोगों को बचाना चाहते हैं जो इस फॉरेस्ट के अंदर फंसे हुए हैं, और इस पूरे फॉरेस्ट के मिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं काफी नर्वस था कि क्या हो अगर ग्रे का पावर काम ना करे, लेकिन यह काफी अच्छा है कि ग्रे मिस्ट को कंट्रोल कर सकती है, और इसकी वजह से हम रास्ते को काफी आसानी से देख सकते हैं। केल की सभी बातों को सुनकर रिताना परेशान होते हुए अपने मन में कहती है तो इसका मतलब लेजेंड में जिस ड्रैगन के बारे में बात होती थी असल में वैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जो भी हो, अगर आप लोग कल यहाँ से जा रहे हैं तो क्या हम भी आपके साथ यहाँ से जा सकते हैं? केल कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे आप सबकी मदद करने में काफी खुशी होगी, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि आप ड्रैगन से विश मांगना चाहते थे और वह विश आपके लिए काफी जरूरी होगी। यह सुनकर रिताना कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम काफी लंबे समय से इस फॉरेस्ट के अंदर फंसे हुए हैं और सोच रहे थे कि अगर हमारे पास इस फॉरेस्ट के अंदर से निकलने का कोई रास्ता ना हो तो हम इस फॉरेस्ट को जला देंगे। यह सुनकर केल कहता है क्या तुम इस फॉरेस्ट को जला देती? यह सुनने में काफी डरावना लग रहा है। केल के पास इतने सारे इंफॉर्मेशन को देखकर रिताना पूछती है कि आपको साउथ के बारे में पता है? केल कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, बल्कि मैंने इसके बारे में बुक में पढ़ा है कि साउथ का एरिया काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और वहाँ पर काफी अच्छा सीनरी है, और फिर उस फॉरेस्ट की काफी ही ज्यादा तारीफ करने लगता है। तभी रिताना केल को बताती है यह काफी दुख की बात है क्योंकि जब आप इस फॉरेस्ट के अंदर से बाहर निकलेंगे तो आपको कोई भी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट नहीं दिखेगा। केल कहता है आपका इससे क्या मतलब है? तभी रिताना बताती है क्योंकि उस जंगल के अंदर आग लग गई है। यह सुनकर केल रिताना से कहता है आग, तो इसका मतलब आपको उसे जल्द से जल्द बुझा देना चाहिए। रिताना कहती है वह एक ऐसा फायर है जो कहीं पर भी नहीं फैलता और हम उसे बुझा भी नहीं पा रहे। मैं अचानक से उस फायर को वहाँ पर देखकर काफी हैरान हुई थी और उसे बुझाने की काफी कोशिश की, यहाँ तक कि हमने मैजिक का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम किस किस चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह फायर नहीं बुझ रहा। मुझे नहीं पता कि यह कोई अच्छी चीज है या फिर बुरी। केल कहता है क्या वह फायर ज्यादा बड़े एरिया में लगा हुआ है? रिताना बताती है हाँ बिल्कुल, मैंने आज से पहले उतने बड़े फायर को अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और उस फायर की लपटें इतनी ऊंची हैं कि वह आसमान को छू देती हैं और उसके अंदर हमेशा धमाका होता रहता है। केल कहता है तो इसका मतलब वहाँ पर जाना काफी मुश्किल होता होगा। रिताना कहती है हाँ बिल्कुल, हमें उससे काफी परेशानी होती है, लेकिन हम उसे बुझाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिताना की सभी बातों को सुनकर केल दुखी होने की एक्टिंग करते हुए कहता है प्लीज मुझे उस फायर तक लेकर चलो। यह सुनकर रिताना हैरान हो जाती है। तभी केल आगे कहता है मैं जानता हूँ कि इस फायर को कैसे बुझाते हैं। केल की बात को सुनकर ड्रैगन भी चिल्लाते हुए कहता है इंसान, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी केल आगे अपने मन में कहता है ये सभी लोग जिनका मोटर
स्किल काफी स्पेशल होता है और ये सभी साउथ में रहते हैं और वहाँ के एक काफी बड़े जंगल यानी कि टेरेन में रहते हैं नेचर के साथ घुल मिलकर। और यह लोग दो भागों में बटे हुए हैं, बारबेरिक और साउथन कल्चर, जहाँ एक तरफ बारबेरिक जो किसी की भी बात नहीं सुनते और किसी के भी नीचे रहकर काम नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ ये सभी लोग कल्चर से रहते हैं और इन सभी का एक लीडर होता है और ऊपर से ये सभी काफी दयालु होते हैं। लेकिन बाद में चलकर रिताना टुनका से मिल जाएगी और फिर साथ मिलकर सरवाइव करने के नए तरीके खोजेंगे। और वे लोग जिस फायर की बात कर रहे हैं जिसे वे किसी भी तरह से नहीं बुझा पा रहे और वह उस जंगल के अंदर लगा हुआ है, असल में मैं सच सच कहूँ तो यह फायर मॉर्ग एम्पायर के क्राउन प्रिंस ने लगाई हुई है और बस यही एक तरीका है जिससे वह रिताना से जीत सकता है और इसी वजह से उसने जंगल के अंदर फायर को सेट किया। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यह बात दूसरे क्राउन प्रिंस के बारे में हो रही है जो मॉर्ग एम्पायर से बिलोंग करता है। तभी केल आगे कहता है, बाद में चलकर जब रिताना को पता चलता है कि इन सभी कामों को क्राउन प्रिंस ने किया है तो वह टुनका के साथ मिलकर क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है और रिताना यानी कि क्वीन पैंथर के ऊपर बैठकर काफी सारे सोल्जर के साथ अपने जंगल को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और हमारे एम्पायर का क्राउन प्रिंस और मॉर्ग एम्पायर का क्राउन प्रिंस एक ही जैसे हैं, लेकिन उनके अंदर एक डिफरेंस है क्योंकि हमारे एम्पायर का क्राउन प्रिंस लोगों के सामने बैठकर उनसे बातें करता है और उन्हें मैनिपुलेट करता है, लेकिन मॉर्ग एम्पायर का क्राउन प्रिंस काफी ही ज्यादा सेल्फिश है और वह बस अपने ही बेनिफिट के बारे में सोचता है। लेकिन छोड़ो इन सभी बातों को, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे बस काफी सारे पैसों के साथ वापस यहाँ से लौट जाना है। तभी रिताना कहती है, यंग मास्टर केल, आपने जैसा कहा कि आप फायर को बुझा सकते हैं, आपका इससे क्या मतलब है? जिस बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, रिताना काफी दयालु है और अगर उसके ऊपर कोई एहसान करता है तो वह 1000 गुना वापस करती है और अगर उसे रिवेंज लेना होता है तो वह 10 गुना ज्यादा रिवेंज लेती है। और फिर उसी वाटर के बारे में याद करता है जो वाटर उसे उसी केव के अंदर से मिला था और फिर वह रिताना से मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस फायर को बुझा सकता हूँ। तभी केल रिताना को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं एक काफी छोटे गांव से बिलोंग करता हूं जो रोन किंगडम के अंदर है। रिताना भी उससे कहती है, तो इसका मतलब आप नॉर्थ ईस्ट से हैं और फिर अपनी झूठी आइडेंटिटी बताते हुए कहती है, हम जंगल के वॉरियर हैं। तभी केल रिताना से कहता है, मैं एक काफी छोटे नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इसी वजह से मुझे यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और ऊपर से मेरे पास एक पार्टी है जिसके अंदर काफी सारे लोग हैं, वे सभी जंगल के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं और ऊपर से वे सभी मेरे ऊपर काफी यकीन करते हैं। काफी लंबे समय तक सफर करने के बाद मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं भौरों के अंदर फंस गया था लेकिन काफी कोशिश करने के बाद फाइनली मैं उसके अंदर से निकल गया और फिर एक केव के अंदर पहुंचा जहां पर एक पर्सन काफी इंजर्ड था और उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे बचा लूं। तभी वह रिताना से कहता है, मुझे माफ करिएगा, मैं बिना फालतू में आपको बेकार की स्टोरी सुना रहा हूँ। रिताना कहती है, कोई बात नहीं और मुझे लगता है कि आपने काफी सारे लोगों की जान बचाई है। केल भी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता जिन्हें मदद की जरूरत है। और फिर आगे स्टोरी को कंटिन्यू करता है और फिर उसके बाद मुझे उस केव के अंदर से एक पावर मिली। रिताना हैरान होते हुए कहती है, क्या एक पावर? केल उसे बताता है, फायर को सप्रेस करने वाला वाटर जो किसी भी फायर को बुझा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह फायर कितना ताकतवर है। और फिर अपने मन में कहता है, मुझे जो वाटर गुफा के अंदर से मिला था, अगर मैं सच कहूँ तो वह भी एक एंशिएंट पावर है जो एक नेकलेस के अंदर इन्फ्यूज था और वह किसी भी तरह के फायर को सप्रेस कर सकता है। जब टुनका उस गुफा के अंदर गया था तो उसने उस पानी को पी लिया था जिसके बाद उसे किसी भी तरह का फायर जला नहीं सकता था। लेकिन मुझे
इस वाटर की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास विटैलिटी ऑफ हार्ट है जो मुझे तुरंत ही हील कर देगी। तभी केल रिताना से कहता है लेकिन इस पावर की एक लिमिट है इसलिए मैं इसे ज्यादा यूज नहीं कर सकता। और फिर अपने मन में कहता है यह सच बात है कि इस पावर की एक लिमिट है। तभी रिताना केल से कहती है क्या सच में आप हमारे ऊपर इतने कीमती पावर का यूज करना चाहते हैं। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है क्या मैं आपको रीना कह सकता हूँ। केल की बात को सुनकर रीना के सभी सबॉर्डिनेट काफी ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि रीना असल में एक क्वीन है। तभी केल आगे रिताना से कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पावर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं इस पावर से कितने लोगों को बचा सकता हूँ। और फिर एक्टिंग करते हुए कहता है मैं इस पावर से एक पूरे जंगल को बचा सकता हूँ जहाँ पर काफी सारे जानवर और लोग रहते हैं। और आखिरकार इस चीज से बढ़कर मेरे लिए आखिरकार क्या हो सकता है। केल की सभी बातों को सुनकर रीना केल से काफी इम्प्रेस हो जाती है। तभी केल आगे कहता है लेकिन मैं इस पावर का मास्टर हूँ और अगर मैं इस पावर का यूज करना चाहता हूँ तो मुझे उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर आग लगी हुई है और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। रिताना कहती है कि आपको फायर बुझाने के लिए उसके अंदर जाने की जरूरत है लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर केल काफी ही ज्यादा एक्टिंग और कूल अंदाज में कहता है मिस रीना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं अपनी पावर के साथ किसी की मदद कर सकता हूँ तब तक मैं खुश हूँ और यही मेरे लाइफ का उद्देश्य है दूसरों की मदद करना इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। केल की बात को सुनकर ड्रैगन को भी केल के ऊपर शक होने लगता है कि कहीं केल के अंदर कोई दूसरा पर्सन न आ गया हो। तभी रिताना कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि मैं आपको वापस से रीपे कैसे करूं लेकिन अगर आपके मन में कुछ है तो आप हमें बता सकते हैं। यह सुनकर केल उससे कोई डिमांड नहीं करता क्योंकि वह आगे चलकर अपने चाल को चलने वाला है और कहता है मैं इसी काम को करने के लिए इस फॉरेस्ट के अंदर आया था। रिताना कहती है लेकिन यंग मास्टर केल मैं फिर भी आपके काइंडनेस को रीपे करना चाहती हूँ। प्लीज हमें बताइए कि मैं आपको कैसे रीपे कर सकती हूँ और ऊपर से आप अपने पावर का यूज कर रहे हैं जो आपके पास ज्यादा नहीं है। आखिरकार इतने बड़े एहसान को हम कैसे ले सकते हैं। यह सुनकर केल कहता है अच्छा ठीक है अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है। और फिर आगे कहता है मैंने बुक के अंदर पढ़ा था कि जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर एक एरिया है जहाँ से हम सनसेट को देख सकते हैं तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि क्या आप उस जगह को मुझे दे सकती हैं। मैं वहाँ पर एक विला बनवाने की सोच रहा हूँ और मैं इन सभी कामों को करने के बाद जाकर वहाँ पर सनसेट को देखना चाहता हूँ। केल की बात को सुनकर रिताना का दिल भर आता है और वह अपने मन में कहती है मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना अच्छा हो सकता है। इतनी बड़ी चीज के लिए इतना छोटा डिमांड। मुझे लगा कि वह कोई पैसा या फिर कोई और चीज मांगेंगे लेकिन यह तो काफी सिंपल डिमांड है। और फिर केल से कहती है मुझे नहीं लगता कि इतना काफी है इसलिए हम आपके लिए खुद ही एक विला को बनाएंगे। यह सुनकर केल उसे रोकते हुए कहता है नहीं मेरे लिए बस इतना काफी है। रिताना कहती है नहीं हम आपके लिए एक विला बनाएंगे इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। केल कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं एक अलग से अपना एक छोटा सा विला बनाना चाहता हूँ और रिताना इस बात की परमिशन दे देती है जिस बात को सुनकर केल काफी खुश हो जाता है क्योंकि शुरुआत से ही उसका यही प्लान था और फाइनली वह इसमें सक्सेसफुल हो गया था। तभी रिताना कहती है मुझे लगता है कि आपको भूख लगी होगी इसलिए क्या आप कुछ खाना चाहेंगे। वैसे हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। यह सुनकर केल अपने बैग को निकालने लगता है और अपने मन में कहता है अगर किसी को अपने साइड लाना है तो उसे अपने साइड लाने का काफी आसान तरीका है। और फिर उन सभी के सामने काफी ही ज्यादा डिलीशियस खाने को रख देता है और अपने मन में कहता है उन सभी को काफी अच्छा खाना खिलाओ। और इसी तरीके से मैंने चोई हान को अपने साइड लाया था। उन सभी खाने को देखकर वे सभी काफी ही ज्यादा शौक होते हैं। तभी केल आगे कहता है हम कल इस फॉरेस्ट से निकलेंगे और फिर हम सभी मेरे पार्टी की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम वहाँ से जंगल की तरफ निकलेंगे। और फिर रिताना की तरफ एक चम्मच को आगे करता है और कहता है अच्छा होगा कि तुम थोड़े से एनर्जी को गेन कर लो। रिताना खाने को खाते हुए काफी धीरे से कहती है तो इसका मतलब सच में लेजेंड होते हैं। और असल में वह केल के बारे में बात कर रही थी क्योंकि केल उनके ऊपर काफी एहसान कर रहा था
और फिर काफी खुश होकर खाने को खाने लगती है। और दूसरी तरफ केल भी काफी खुश होता है क्योंकि उसके सभी प्लान पूरे हो गए थे। अगले सीन में हम जंगल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वे सभी लोग केल का इंतजार कर रहे थे। और फिर रेड अपने सामने देखता है जहाँ पर दूर केल ग्रे के साथ खड़ा था। और फिर फाइनली केल जंगल के बाहर आ जाता है जहाँ पर वह ओल्ड मैन फिर से बारिश के अंदर भीग रहा था। जिसे देखकर केल कहता है, आखिरकार तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही है। चोई हान केल को देखकर कहता है, यंग मास्टर। जहाँ पर केल उन सभी लोगों के साथ फाइनली आ गया था। और फिर उस बूढ़े पर्सन से कहता है, यहाँ पर कोई भी ड्रैगन नहीं है और जो लोग फॉरेस्ट के अंदर गए थे वे सभी अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर वह बूढ़ा पर्सन कांपने लगता है। केल अपने मन में कहता है, इन सभी को उम्मीद था कि वे सभी लौट कर आएंगे और यहाँ पर एक ड्रैगन है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। और ऊपर से मैं इनके लिए सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ। और फिर हांस से कहता है, हांस जो सभी गांव वाले गायब हुए हैं उन सभी के लिस्ट को तैयार करो। और फिर उन सभी से कहता है, तुम सभी साथ मिलकर फॉरेस्ट में जाकर कीप सेक्स को ढूंढो। तभी पीछे से कोई कहता है, यंग मास्टर। जहाँ पर म्यूलर होता है और कहता है, मुझे मेरे डिजाइन को बनाने की जरूरत है। म्यूलर की बात को सुनकर केल उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं ऐसे ही इसे अकेले यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। और फिर म्यूलर से कहता है, बस मुझे फॉलो करो और अपने सभी सामान को पैक कर लो, हम जल्द ही जंगल की तरफ निकलने वाले हैं। केल को सभी को इस तरह ऑर्डर करता हुआ देखकर रीना काफी हैरान होती है और अपने मन में कहती है, देखने से यह पर्सन काफी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यह काफी ही ज्यादा ताकतवर लोगों को कमांड कर पा रहा है। और ऊपर से यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिसके मैं पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। सच में यह पर्सन काफी ही ज्यादा यूनिक है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल वहां से जा रहा होता है और पीछे से चोईहान कहता है, यंग मास्टर केल, क्या जंगल के अंदर जिन्होंने आग लगाया है वे सभी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से हैं? चोईहान की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, जिन लोगों ने प्लाजा और हैरिस विलेज के ऊपर अटैक किया था वे सभी लोग सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से थे, लेकिन जंगल के अंदर जिन्होंने आग लगाया है वे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। और फिर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। यह सुनकर चोईहान उदास हो जाता है और फिर कहता है, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता होगी। यह सुनकर केल चोईहान से कहता है, चोईहान हमेशा याद रखना कि मैंने कसम खा रखी है, इसलिए अगर मुझे उनके बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम्हें तुरंत ही बता दूंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर चोईहान खुश हो जाता है। तभी वह केल से आगे कहता है, यंग मास्टर आपको अकेले ही सभी चीजें करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर केल हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार यह किस बारे में बात कर रहा है। तभी अचानक से साइड से रोजलिन आ जाती है और कहती है, मैं इसके बात से एग्री करती हूँ। यह सुनकर केल कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आखिरकार मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ। यह सुनकर वह दोनों हंसते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब आप नहीं रुकेंगे। अगले सीन में हम उस फायर को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा बड़ा होता है। कभी रीना केल से कहती है, यंग मास्टर मैं आपको आग तक गाइड करती हूँ। केल कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां तक अकेले चला जाऊंगा। और फिर अपने मन में कहता है, मुझे रास्ता पहले से पता है तो मैं वहां पर अकेले भी जा सकता हूँ। तभी पीछे से कोई कहता है, योर मैजेस्टी सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यह सुनकर रीना कहती है, मुझे जल्द ही कुछ चीजों की जरूरत है जो मैं करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम यहाँ के मामले को संभाल लेना। और फिर चिल्लाकर कहती है, 10। यह सुनकर वहाँ पर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसकी साइज काफी ही ज्यादा बड़ी थी। तभी रीना कूदकर उस ब्लैक पैंथर के पीठ पर बैठ जाती है और फिर केल से कहती है, यंग मास्टर आप भी बैठ जाइए, इससे हम वहाँ पर जल्द ही पहुँच जाएंगे। केल को वहाँ पर अकेला जाता हुआ देखकर चोईहान कहता है, यंग मास्टर यह खतरनाक हो सकता है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? केल कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम उस फायर के नजदीक जाती हो तो तुम्हें भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि वह आग कुछ भी जला सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग उसके पास न जाओ। और फिर रोजलिन से कहता है, मिस रोजलिन हमारे आसपास एक शील्ड को कास्ट कर दीजिए। यह सुनकर रोजलिन अपने मैजिक का यूज करते हुए केल के आसपास एक मैजिकल शील्ड को
एक्टिवेट कर देती है। तभी केल अपनी मन में कहता है मैं अपने एंशिएंट पावर साउंड ऑफ द विंड की हेल्प से वहां पर और भी ज्यादा जल्दी पहुंच सकता हूँ, लेकिन आखिरकार अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। और फिर रीना के साथ उस पैंथर के ऊपर बैठ जाता है। तभी रीना पैंथर से कहती है टिन हमें फायर तक लेकर चलो। यह सुनकर टिन काफी तेजी से दौड़कर उस फायर की तरफ जाने लगता है। आसपास के सभी लोग रीना को वापस देखकर काफी हैरान होते हैं और उसकी तरफ दौड़कर जाने लगते हैं, लेकिन रीना के पास कोई भी चॉइस नहीं होता और वह उन सभी को इग्नोर कर कर उस फायर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उस फायर को बुझाना काफी इम्पोर्टेंट था। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे सभी फायर तक पहुँच गए थे और उसको देखते हुए केल अपने मन में कहता है क्राउन प्रिंस सच में बहुत बड़ा कमीना है, मुझे नहीं लगा था कि वह ऐसा कुछ करेगा। और अब इससे पता चलता है कि वह पूरी तरीके से पागल है। हम फायर को देखते हैं जिसकी लपटें आसमान छू रही थी और उसका साइज काफी ही ज्यादा बड़ा था। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।